हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है पहला जो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर किया था और उस प्रैक्टिस सेशन के जरिए हमने 1857 से लेकर 1916 के दरमियान कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, लगभग 18-19 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया था और आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो आज हम जो बच गए हैं क्वेश्चन, तो आज हम प्रैक्टिस सेशन में उसको आगे लेकर के चलेंगे। आप जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसकी जुड़ी हुई बातें आपको हम यहाँ पर बताते हैं। 18 नंबर क्या है? भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। तो भारत को आजादी कब मिली थी? भारत को जो आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। तो अगर पूछा जाए आजादी के समय 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो बेशक आप लोग बताएंगे जेबी कृपलानी थे, क्योंकि 47 से पहले ही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 40 से लेकर के 46 तक। तो वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हट चुके थे। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। तो 18 का जो आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 19वां क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय खादी बोर्ड। क्या पूछ रहा? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुई थी? अर्थात राष्ट्रीय स्तर के खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1921 में। 1921 में आंध्र प्रदेश के पास काकीनाडा अधिवेशन में, काकीनाडा अधिवेशन ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो काकीनाडा अधिवेशन में पहली बार अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसी समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को पहने, और जब स्वदेशी वस्तुओं को पहनेंगे तो स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड होगी और फिर उसके बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फायदा भारत का होगा। विदेशी वस्तुएं होंगी तो भारत का फायदा नहीं होगा। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा था कि खादी महंगी है और जब खादी महंगी होगी तो हर गरीब इसे पहन नहीं पाएगा। तो उसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि जितनी जरूरत है उतना ही कपड़ा पहनिए और 1921 के बाद उन्होंने फकीर बनने का निर्णय ले लिया था। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने कम कपड़े पहनने का फैसला वो किस अधिवेशन में किया था? काकीनाडा अधिवेशन में किया था। और कब किया था? 1921 में। क्योंकि 1921 से पहले गांधी जी कोट भी पहनते थे, पैंट टाई सब कुछ, मतलब पहले अप टू डेट होकर के संबोधित करते थे। लेकिन जब कार्यकर्ता ने महंगाई की बात कर दी तो उन्होंने कहा जरूरत के हिसाब से आप कपड़े पहनिए। तो कम कपड़े पहनने का फैसला या फकीर बनने का फैसला इन्होंने कब किया था? 1921 में काकीनाडा सम्मेलन में किया था। तो इसी समय अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो 19 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या पूछ रहा है? कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने, कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया था? तो देखिए इसमें त्रिपुरी पूछा जाता है, त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे जबलपुर में स्थित है। जबलपुर का मतलब हुआ मध्य प्रदेश। और
सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और पहला कार्यकाल इनका बहुत अच्छा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी करवाया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करवाया था। तो बड़ी कामयाबी इनके हाथ लगी थी। तो इनका ये मानना था कि जब हम 38 में जीते हुए हैं तो कार्यकर्ताओं के कहने पर एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में त्रिपुरी में होने वाले सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन गए। तो नवयुवक जो थे, जो सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे, वो चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी एक बार फिर से कांग्रेस का चुनाव लड़े, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी के न चाहने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी मैदान में आ गए। जब सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए तो गांधी जी ने अपने पसंद के उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को मैदान में उतार दिया। सीतारमैया को मैदान में उतार दिया। जब सीतारमैया मैदान में आ गए, चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में रमैया हार गए, गांधी के उम्मीदवार रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी दूसरी बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। तो ये पहली बार ऐसा मौका आया था जब सुभाष चंद्र बोस जी की व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी गांधी जी पर भी भारी पड़ गई थी। जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी ने कहा था कि रमैया की हार नहीं है बल्कि हमारी पर्सनल डिफीट है, हमारी व्यक्तिगत हार है। तो कुल मिलाकर के कहानी काफ़ी कुछ है यहाँ पर, लेकिन सब कुछ यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। सिर्फ आप इतना जान लीजिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि त्रिपुरी में जब अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको पराजित किया था? तो गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार थे, उनका नाम था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी के उम्मीदवार थे और ये हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। और रमैया ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास को लिखा था। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए जुड़िए। क्वेश्चन क्या है? भारत में उग्रवाद के जन्म देने वाले महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं? उग्रवाद को हम लोग नवराष्ट्रवाद कहते हैं, नवराष्ट्रवाद कहते हैं। और नवराष्ट्रवाद की परिकल्पना जो आई है वो कौन लेकर के आया था? तो लाल पाल लेकर के आए थे। और इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। और ये लोग ऐसे विचारधारा से जुड़े थे जो स्वराज में विश्वास करते थे, आंदोलन में विश्वास करते थे, क्रांतिकारी विचारधारा से भी विश्वास करते थे, हिंदूवादी विचारधारा में लोग विश्वास करते थे। तो ऐसा क्या हो गया, जहां पर उदारवाद कम पड़ गया और उग्रवाद बढ़ गया। तो उग्रवाद के क्या क्या कारण थे, इसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण कौन से थे? विश्वविद्यालय अधिनियम। जब विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया और अपने अकॉर्डिंग शिक्षा लागू करने का एक सफल प्रयास उसने किया। तो विद्यालय आपका होता था, देश आपका था, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चलना होता था? ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग चलना होता था। तो इस अधिनियम से पता चल चुका था कि राष्ट्रीय शिक्षा इसमें लोगों को मिलने वाली नहीं है, सरकारी नियंत्रण से मुक्ति भी नहीं मिल रही है। तो लोग इससे कहीं न कहीं नाराज चल रहे थे। और बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन भी उग्रवाद को जन्म देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने चालाकी से बड़े बंगाल को राष्ट्रवाद कम करने के लिए, राष्ट्रवाद की कड़ियों को तोड़ने के लिए
अर्थात क्रांतिकारी विचारधारा को कमजोर करने के लिए हिंदू और मुस्लिम में अलगाव कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। जब बंगाल का विभाजन हुआ, इससे हिंदू और मुसलमान में दूरियां बढ़ गई थी, राष्ट्रवाद की कड़ियां कमजोर होने लगी थी। तो जब ये राष्ट्रवाद को तोड़ना शुरू कर दिए करजन महोदय, तो लोगों में नाराजगी बढ़ी और लोग जो है उदारवादी विचारधारा को भूल करके उग्रवादी विचारधारा से जुड़ गए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए उग्रवाद को जन्म देने में करजन की भूमिका थी या नहीं, तो आप बता सकते हैं करजन की जबरदस्त भूमिका थी। दूसरा भी सही है। और जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1905 में एक छोटे से जापान ने बड़े से रसिया को पराजित कर दिया। तो जब जापान 1905 में रसिया को पराजित कर दिया, एक छोटा देश, एशियाई देश और यूरोपियन कंट्री को पराजित कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को लगा कि जब यार जापान इतना छोटा देश हो करके रूस को पराजित कर सकता है, तो हमारे पास जनसंख्या अधिक है, तो हम लोग भले न पराजित कर पाए, कम से कम उग्रवाद से जुड़ करके आंदोलन कर सकते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है उपर्युक्त जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उग्रवाद को जन्म देने के लिए, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अर्थात इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी। तो अगर पूछा जाए कि भारत में उग्रवाद को जन्म देने वाले कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो इसमें पहला भी जिम्मेदार कारण है, दूसरा भी है, तीसरा भी। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आ चुका है, आप उस पर चर्चा करना शुरू कर दीजिए, विचार करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। और आइए देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सी घटना टैली नहीं कर रही है। रैंड तथा एमहर्स्ट कांड 22 जून 1897। इसमें पूछ रहा है कि रैंड और एमहर्स्ट की गोली मार करके हत्या कब की गई थी। तो ये पहली क्रांतिकारी घटना है, 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने और चापेकर बंधु जो थे, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर, दूसरे जो थे दामोदर चापेकर। तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मिल करके चापेकर बंधुओं ने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। रैंड और एमहर्स्ट इसलिए हत्या की थी क्योंकि ये सब प्लेग कमिश्नर थे, और प्लेग कमिश्नर थे उस समय प्लेग आया हुआ था, सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। तो ये पहला मिला हुआ है, रैंड था एमहर्स्ट कांड 22 जून 1897, ये सही है। मुजफ्फरपुर कांड जो था वो 30 अप्रैल 1909 को था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड जो था मुजफ्फरपुर प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट था। तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को दो लोगों ने बम से हमला किया था। प्रफुल्ल चाकी ने किया था और दूसरे आप बताएंगे, दूसरे जो थे उनका नाम था खुदीराम बोस। और ये जो हमला किया गया था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हमला हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को था। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, खुदीराम को फांसी की सजा हुई थी। तो मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र कांड जो हुआ था 22 दिसंबर 1912 को, 22 दिसंबर 1912 होगा, ये 1912 को हुआ था और ये 1912 ये भी सही आप कह सकते हैं। और दिल्ली षड्यंत्र में क्या था, तो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम से हमला किया गया था, इस हमले की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये रैंड और एमहर्स्ट कांड 22 जून 1897 ये भी मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर कांड 30 अप्रैल 1908 ये भी मिला हुआ है। दिल्ली षड्यंत्र दिसंबर 1912 ये भी सही है। अर्थात इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है।
तो इसका जो हो जाएगा 22 का डी, अर्थात इसमें कोई भी गलत नहीं है, ऊपर के तीनों टैली कर रहे हैं, अर्थात ये तीनों घटनाएं सही हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, विचार करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए। तो देखिए, मुजफ्फरपुर कांड में किसे फांसी की सजा हुई थी? अभी आपने ऊपर पढ़ा, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। और ये किस पर हमला था, किसी गाड़ी पर हमला था? तो बताएंगे। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। और इन पर हमला करने वाले की गाड़ी पर दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरे खुदीराम बोस थे। तो खुदीराम बोस को फांसी हो गई और प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस थे और मात्र 18 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी की सजा हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो आप बताएंगे टीनेजर्स था, उसका नाम था खुदीराम बोस। तो 23 का जो आंसर सही होगा वो खुदीराम बोस होगा। मुजफ्फरपुर कांड में, मुजफ्फरपुर कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। तो इसका 23 का सेकंड हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो स्टेट लेवल का परीक्षा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की परीक्षा हो, इसमें सब में पूछा जाता है। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, विचार करिए और उसमें आपको जो जानना है, देखिए, निम्न में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया? अलीपुर षड्यंत्र केस, ये अलीपुर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है? ये बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे मैंने कहा कि जब मुजफ्फरपुर में बम से हमला किया गया था तो ब्रिटिश सरकार को लगा कर बम से हमला हो रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं कोलकाता के पास बंगाल में बम बन भी रहा होगा, क्योंकि बगैर बम के बने बम से हमला नहीं हो सकता है। उनको संदेह भी था। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका नाम था, एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो। तो हेमचंद्र कानूनगो ने 1908 में कोलकाता के पास एक स्थान पड़ता है मणिकतल्ला। तो वहाँ पर बम बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया था। तो बम का कारखाना जो स्थापित किया गया था 1908 में मणिकतल्ला में स्थापित किया गया था। हेमचंद्र कानूनगो ने इसे स्थापित किया था। तो यहीं से बम ले करके प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर कांड को अंजाम तक पहुंचाया था। तो ब्रिटिश सरकार को लगा अगर बम से हमला हुआ है तो बम कहीं बनता होगा, तो इन्होंने मणिकतल्ला पर छापा मारा। और जब मणिकतल्ला पर छापा मारा तो लगभग 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर मणिकतल्ला में 29 क्रांतिकारी बैठे हुए थे। तो वहीं पर दो सगे भाई थे, एक का नाम था अरविंद घोष, और इनके सगे भाई का नाम था वरेंद्र कुमार घोष। तो इन सब पर 29 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके उचित साक्ष्य के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। और जो वरेंद्र कुमार घोष थे, तो वरेंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और ये अरविंद घोष इसलिए बच पाए थे क्योंकि इनके मुकदमे की पैरवी देशबंधु सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु, उनका नाम था चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। तो अलीपुर षड्यंत्र केस का बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो जैसे क्वेश्चन पर आइए, अलीपुर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है, किस पर मुकदमा चलाया गया था? तो मुकदमा पूछ रहा है। इसमें अरविंद घोष भी आ जाएंगे, वरेंद्र कुमार भी घोष आ जाएंगे, दोनों सगे भाई हैं। तो अरविंद कुमार घोष को आजीवन कारावास हुआ, अरविंद घोष को जेल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दोनों जुड़े हुए। तो इसका पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 24 का डी हो जाएगा।
24 का डी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, विचार करना शुरू कर दीजिए और जो आप विचार करेंगे वो क्या है। जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में किसने अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। तो जर्मनी के सहयोग से 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी और राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और जो बरकतुल्ला इनको प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था। तो विदेश में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप बताएंगे। उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप और इसका आंसर जो हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया होगा, बहुत पहले बताया होगा कि जब कड़े नियम यहाँ पर बनने शुरू हो गए, आतंकवाद विरोधी अधिनियम ला करके हमारे नौजवानों पर एक तरीके से कानूनी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जब हमारे नौजवान यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ पाए तो विदेशों को पलायन कर गए। तो कोई जर्मनी गया, कोई जापान गया, कोई सिंगापुर गया, कोई अफगानिस्तान गया, कोई अमेरिका गया। तो वहाँ पर जाकर के कोई सरकार का गठन किया, कोई ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, कोई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, जिससे जो बन पाया वो किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से 1915 में काबुल नगर में अस्थायी सरकार बनाने में सफल हुए थे। ना सिर्फ सरकार बनी थी बल्कि राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए थे, मंत्रिमंडल भी गठित कर दिया था, बरकतुल्ला को अपना पीएम बना दिया था। तो इसका जो आंसर होगा 25 का डी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और आप चर्चा करना शुरू कर दीजिए और जो चर्चा है वो आप देखेंगे। बंगाल विभाजन की योजना किस दिन प्रभावी हुई। तो देखिए, बंगाल विभाजन का जो निर्णय किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था और इसका जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। फ्रेजर के द्वारा इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। फिर 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं रुकी और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन योजना लागू कर दी गई। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, जो इसका आंसर होगा, किस दिन प्रभावी हुई, अर्थात बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो किस दिवस के रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 का जो आंसर होगा वो 16 अक्टूबर 1905 होगा। 26 का थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है, चिंतन करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। बंगाल विभाजन की योजना का मुख्य कारण था, बंगाल विभाजन की योजना का जो मुख्य कारण था वो हिंदू मुस्लिम की एकता, गलत है। हिंदू मुस्लिम का बिखराव, ये भी गलत है। 16 अक्टूबर 1905, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण है वो राष्ट्रवाद को तोड़ना चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय एकता चल रही थी। तो जब राष्ट्रीय एकता चल रही थी, लोग हिंदू मुसलमान जुड़ रहे थे, जिसने सोचा हिंदू मुसलमान को अलग कर दें, और जब हिंदू मुसलमान अलग कर देंगे तो इसमें कहीं न कहीं राष्ट्रवाद स्वतः अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो इसमें राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाह रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आंसर है वो डी है। तो ये आपका क्वेश्चन 27 का डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर
चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब इसमें हमने आपको बताया कि बंगाल विभाजन में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। तो 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 को चलाया गया था और ये कई जगह पर चला था। हालांकि सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव था वो बंगाल में था। तो बंगाल से इसका जो नेतृत्व किया गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और मद्रास से अगर पूछा जाए कि मद्रास से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। चिदम्बरम पिल्लई ने किया, ये मद्रास से थे। और पंजाब से जो किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, लाजपत राय। और महाराष्ट्र में जो किया गया था, महाराष्ट्र से बताएंगे, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी विद्यालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी की जगह पर स्वदेशी विद्यालय लाए गए, स्वदेशी वस्त्र बनाए गए, स्वदेशी वस्तु लाया गया। और उस दिन राखी दिवस मनाया गया था, उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और जब आनंद मोहन बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब बैठक ले रहे थे तो उस जमाने में 50-50 हजार कार्यकर्ता जो है इनकी बात सुनने के लिए आते थे। तो बंगाल में इसका सबसे बड़ा असर था क्योंकि इन्होंने बंगाल का ही विभाजन किया था। तो बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था, दिल्ली में राजा हैदर ने किया था। तो देखिए ये आंदोलन जो था इसमें मुस्लिम वर्ग की संख्या कम थी, किसान भी इसमें उतना ज़्यादा शामिल नहीं था। तो किसान और मुसलमान इस आंदोलन से कम जुड़े हुए थे। और इस समय जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1905 में बनारस अधिवेशन में, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो जब बंगाल विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर को किया गया तो उसके खिलाफ भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये भारत का व्यवहारिक रूप से पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि जहां तक राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण की बात है तो राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन के समय हुई है। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी थी, एक नई दशा प्रदान किया था और फिर लोग इससे सीख करके आगे बढ़े हुए थे। तो ये 28 का फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विचार करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए इसमें जो आपको बताना होगा, निम्न में से कौन सा वर्ग स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। अर्थात ये पूछ रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ग था जो स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। अर्थात इसमें कौन से वो लोग थे जो स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। जमींदार तो था, अभी हमने बताया था। मुसलमान वर्ग कम था, एकमात्र दिल्ली से राजा हैदर थे, वो भले शामिल थे लेकिन भारी मात्रा मुसलमान शामिल नहीं था। क्योंकि इस समय जब पूर्वी बंगाल बटा तो जहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक थी, ढाका, वो राजधानी बन गई। तो मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज हमारे लिए एक अलग सुविधा लेकर के आएंगे और अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो हमको बड़ा फायदा मिलने वाला है। अर्थात अपने निजी कारणों के द्वारा अंग्रेजों के बहकाव में आकर के आप कह सकते हैं मुसलमान वर्ग जो अभी तक काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो किसान और मुसलमान इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो एक हो गया किसान, दूसरा मुसलमान, अर्थात
इसका जो आंसर हो जाएगा वो दो और मतलब ये मुसलमान भी हो जाएगा और किसान भी हो जाएगा, दो और तीन दोनों हो जाएगा, ये दोनों होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें मुसलमान भी शामिल नहीं है, किसान भी शामिल नहीं, 29 का डी, मतलब दोनों मुसलमान और किसान, बी और सी बी और सी ये दोनों सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। आइए विचार करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा कि कौन किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो सबसे बड़ा जो असर था स्वदेशी आंदोलन का वो बंगाल में था, और बंगाल के सबसे बड़े जो लीडर थे वो बंगाल के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी, और जब ये बोलते थे तो उस जमाने में भी 50,000 कार्यकर्ता इनकी बात को सुनने के लिए आते थे। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बोलने पर या जिनके भाषण जब होते थे तो उसमें अधिक से अधिक लोग सुनने के लिए तैयार होते थे। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पर्टिकुलर बंगाल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लीडर कौन था, तो बेशक आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी, और ये एसोसिएशन अखिल भारतीय स्तर का था। अगर कांग्रेस ना आती तो इस संस्था का एक बड़ा योगदान माना जाता। तो फिलहाल ये 30 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, विचार करना शुरू कर दीजिए। आइए जुड़ते हैं, समझते हैं। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 निम्न से कौन एक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। तो कोलकाता अधिवेशन 1906 की बात हो रही है, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी नरम दल के बड़े लीडर थे, और इनको 1906 में अध्यक्षता दे दी गई थी। हालांकि अधिवेशन शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा विवाद हो गया अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि गरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल के लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नरम और गरम सभी लोग पसंद कर रहे हैं। वयोवृद्ध नेता थे और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सांसद भी थे, तो लोग इनको पसंद करते थे, चाहे नरम हो और चाहे गरम हो। खैर अध्यक्ष बन गए, तो इसमें विवाद तो बच गया। नरम दल के थे, लेकिन इसमें चली थी गरम दल की, और गरम दल के लोगों ने इसमें 4 प्रस्ताव इनसे कह करके पारित करा लिए थे। अब वो 4 प्रस्ताव में बहिष्कार भी था, स्वराज भी था, स्वदेशी भी था। तो स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज, इन सब की बात दादा भाई नौरोजी ने 1906 में अपने अधिवेशन में की थी। जहां तक असहयोग की बात है, तो असहयोग की बात 1920 के बाद आया है, ये गांधी जी लेकर के आए थे, अभी फिलहाल ये नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात इसमें शामिल नहीं है, तो असहयोग अभी नहीं है, ये गांधी लेके आए थे, 1920 में आएगा। तो 1906 में बहिष्कार है, स्वराज है, स्वदेशी है, एक और था राष्ट्रीय शिक्षा थी। ये 4 बातें थी, इसमें असहयोग नहीं था। 31 का फर्स्ट हो जाएगा असहयोग। और इसी समय दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की थी। कई बार इसकी मांग ये कर चुके थे, हालांकि पहली बार 1906 में। तो 31 का फर्स्ट हो जाएगा असहयोग, ये गांधी जी की देन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप विचार करना शुरू कर दीजिए, चिंतन करना शुरू कर दीजिए। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं निर्वाचित किया गया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 1893 में अध्यक्ष निर्वाचित थे, 1906 की कोलकाता अधिवेशन में, 1986 कोलकाता अधिवेशन में, 93 लाहौर अधिवेशन। 1890 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। 1890 में जो ये अधिवेशन बुलाया गया था वो कोलकाता में था, और कोलकाता में इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। ये नरम दल के बड़े लीडर थे, बम्बई के रहने वाले थे। तो 93 में लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन भी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी।
1906 और 1886, ये दोनों में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कुल 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दादा भाई नौरोजी। 1890 में नहीं थे, फिरोज मेहता थे। तो 32 का फर्स्ट हो जाएगा, 32 का फर्स्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, विचार करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो नहीं हो रही हम क्लियर इसको कर देते हैं। क्या पूछ रहा है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। और 1907 में जैसे गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरम दल के लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नरम दल के समर्थकों की संख्या अधिक थी, तो नरम दल के लोग जब अधिक मात्रा में आ गए तो लाला लाजपत राय ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो फाइनली रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे, और जब ये सफल हो गए तो इनको अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा 33 का फर्स्ट हो जाएगा, रास बिहारी घोष। हालांकि इसी समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था और गरम दल के नेताओं को अगले कुछ वर्षों के लिए बाहर कर दिया गया था, और गरम दल के नेताओं की वापसी जो होगी 1916 में होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, 33 का ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और संस्थापक अध्यक्ष जो पूछे जाते हैं उनका नाम है, बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां थे। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसका पहला स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था आगा खां। इन्हीं के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। तो खैर इन सब पर चर्चा हमने पहले ही कर दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस इसमें आपको ये जानना है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी तो किस शहर में की गई थी? ढाका में की गई थी। तो 34 का सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आप चर्चा करना शुरू कर दीजिए। और इसका जो होगा क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो हो चुका है, ढाका भी हमने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 35 नंबर आ चुका है, तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो पहले तो आपको ये जानना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ढाके में हुआ था। और इस समय 1906 में लॉर्ड कर्जन जा चुका था। इस समय वायसराय जो आया था लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इसी के शासनकाल में मालय मिंटो सुधार भी आया था। इसी के शासनकाल में अभी हमने बताया था कि आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुसलमानों का शिमला में जाकर के मिला था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। उस समय भारत का जो वायसराय था, बेशक आप लोग कहेंगे लॉर्ड मिंटो था, तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। तो 35 का डी होगा, मिंटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विचार करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए समझ में आना शुरू हो गया होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया? तो भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के शासनकाल में 3 बार कुल ले दे करके
दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1877 में किया गया था और 1877 में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन। दूसरी बार 1903 में किया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और तीसरी बार जब इसका अधिवेशन किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911। इस समय भारत का वायसराय जो था वो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। और 11 में ही जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया तो इसी समय राजा रानी जॉर्ज पंचम और मैरी आए हुए थे। बाकी और किसी में भी राजा रानी नहीं आए थे। बाकी इसमें इनके संदेशों को पढ़ा गया गया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 77 में भी था, 3 में भी था, 1911 में भी था। दिल्ली दरबार का मतलब था कि जैसे हर वर्ष लगभग जब भी दिल्ली दरबार का आयोजन होता था तो एक नगर ही बसा दिया जाता था, सबको पुरस्कार दिया जाता था, बड़े बड़े मानिंद लोग उसमें आते थे, पैसा पानी की तरह बहाते थे, राजा के शान शौकत में बहुत सारे कसीदे पढ़े जाते थे। तो वो ऐसे समय पर भी करते रहते थे जब भारत में लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए थे, अकाल पड़ा हुआ था, बेरोजगारी अपने चरम पर था, गरीबी भी था, लेकिन पैसे की परवाह ना करते हुए अपना रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर ये लोग आयोजित करते थे। तो 3 बार हुआ था, 77 में, 1903 में, 1911 में। तो ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। तो 36 का डी होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, निम्न में से किसी एक गवर्नर जनरल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ। मैंने बताया था कि 1877 में लिटन था, 1903 में 3 ही बार हुआ, 77, 3 और 11। 1903 में कर्जन था और 1911 में हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस एक गवर्नर जनरल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ? कर्जन के समय हुआ 1903 में, लिटन के समय 1877 पहली बार, हार्डिंग के समय 1911, रिपन के समय नहीं हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा 37 का सी, 37 का सी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, चर्चा करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, कामाघाटा मारू प्रकरण किस देश के प्रवेश से संबंधित मसला है? कामाघाटा मारू प्रकरण जो हुआ था ये 1914 की बात है और ये कनाडा के प्रवेश से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मजदूर हो गए, सैनिक हो गए, व्यापारी हो गए, वो कनाडा में जाकर के निर्वासित जीवन जीते थे। बहुत सारे हमारे वहाँ पर प्रवासी भारतीय भी रहते थे और वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार का शासन था और कुछ ऐसे नौजवान थे जो वहाँ पर आकर के ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल देते थे या वहाँ से आकर के इंडिया में ब्रिटिश सरकार के लोगों को, जो मुखबरी करने वाले लोग थे, जो गलत अधिकारी होते थे, उनकी हत्या भी कर देते थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कनाडा में बहुत सारे भारतीय एशियन आ रहे हैं तो इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो उसी समय प्रवेश को लेकर के कामाघाटा मारू प्रकरण हुआ था 1914, जो कि हमने चर्चा पहले कर दिया है, तो यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कामाघाटा मारू प्रकरण जो हुआ है वो किस देश से जुड़ा हुआ है? कनाडा से। कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। कनाडा का पुराना नाम है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर शासन जो था वो अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का गुलाम रह चुका कनाडा। तो 38 का फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 39 नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब लखनऊ समझौता हुआ था तो समझौता हमने आपको बताया था कि समझौता जो हुआ था वो हमने आपको बताया था यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। तो पहला समझौता जो हुआ नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था और दूसरा जो ऐतिहासिक समझौता हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। मुस्लिम
लीग के बीच में समझौता हुआ और जब 1916 में अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो 39 का सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संभवतः इस प्रैक्टिस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ चुका है, इस पर चर्चा करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए 1916 में 39 क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन की योजना का मुख्य कारण क्या था, अर्थात बंगाल विभाजन हुआ क्यों, इसका मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, तो इसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। अर्थात हमने आपको उसमें बताया होगा, जब ये टॉपिक पढ़ाया होगा, तो वो हिंदू मुसलमान को अलग इसलिए करना चाहते थे ताकि दोनों एक ना होने पाए, और जब दोनों एक नहीं होने पाएंगे तो क्रांतिकारी गतिविधियां, राष्ट्रवादी गतिविधियां कमजोर हो जाएंगी। जो हमारे राष्ट्रवाद को कुचलना चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद को तोड़ना चाह रहे हैं, एकता अखंडता को कमजोर करना चाह रहे हैं, तो बंगाल विभाजन की योजना का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का थर्ड हो जाएगा। तो ये 40 का थर्ड होगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन था, जो बचे हुए 20 क्वेश्चन थे, हमने इस पर चर्चा कर दिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। जय हिंद।